डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए कि जब हमारा नया बैच शुरू होता है तो मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं, मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि यह शुरुआत है। पहली बात, ऑनलाइन वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप दिल्ली में बड़ी दूर बैठे हुए हो, दिल्ली से, बावजूद इसके आप हमारे साथ लिंक्ड हो। यही आज की इस सूचना प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आज पहले क्लास में जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन को सेपरेट किया है, अलग अलग रखा है। इसकी वजह यह है कि ये जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है उसको दोनों को एक साथ रखने में मुझे थोड़ी सी असुविधा भी हुई। इन कल से मैं आपको इन दोनों क्लास को बिल्कुल ही इंटीग्रेट करता हूं और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बच्चों को हम साथ ही साथ हम डील करेंगे। अब मैं उस पर आता हूं, आपकी रणनीति पर आता हूं। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इस लगभग पौने 2 वर्षों में, एग्जैक्ट तो मुझे याद है कि 7 मार्च 2020 को हमने अंतिम क्लास लिया था। उसके बाद कभी ऑफलाइन क्लास में लौटने का अवसर नहीं मिला, तो लगभग पौने 2 वर्षों के बाद लौटा हूं। एक नए उत्साह के साथ लौटा हूं। पहली बार ऑफलाइन बच्चों के सामने एक्सपोज भी हो रहा हूं, लेकिन फिर भी एक उत्साह है, क्योंकि यह सही है कि हमने बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे समय बीतने का कोई समस्या नहीं आई। आप लोग अपने अपने प्रश्न को रखते जाएंगे और जहां तक मेरे उत्तर देने का सवाल है तो दूसरे दिन हमारे टेक्निकल टीम आपके सवाल हमारे सामने लाएंगे और हम क्लास के अंत में आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों की हमने सेम फैसिलिटीज दी है। हर वीक में 5 डेज क्लास, छठे दिन आपको टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। मेरे टेक्निकल टीम उसी तरह से आपको टेस्ट पेपर भेजेंगे, आप आंसर लिखोगे, आपके आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में आएंगे, इवेल्युएट होकर फिर वापस जाएंगे और हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के रिजल्ट को भी हम कंबाइंड रखेंगे, क्योंकि दोनों में कोई डिस्पैरिटी नहीं हो, विषमता नहीं हो। मेरी पूरी कोशिश है। पहली बात तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने लगभग ये पौने 2 वर्ष कैसे बिताए, समय का सदुपयोग किया अथवा नहीं किया। चलिए, मुझे तो सौभाग्य मिला, एक तो हमने लगभग इस लॉकडाउन में हजारों बच्चों को पढ़ाए, उसके अलावा हमने यूट्यूब में भी अपने बहुत सारे ऑडियंस को लगातार वीकली लेक्चर देता रहा। तो कैसे गुजर गया ये समय पता नहीं चला, लेकिन हाँ, कई बार चुभती थी बात तब जब 2.5 घंटे सिर्फ मशीन को पढ़ाना पड़ता था। अब इंसान को पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि आज मैं मशीन के सामने ही हूं, लेकिन इंसान को पढ़ाया, एक अपने बच्चों को पढ़ाया और फिर आप लोगों के सामने आज सेपरेट उपस्थित हूं। लेकिन कल की क्लास में से आप लोग भी हमारे साथ उसी प्रकार से जुड़ेंगे। तो चलिए पहले चर्चा करें। आप लोगों को भी जिज्ञासा होगी, इतिहास वैकल्पिक विषय, जैसा कि मेरे लेक्चर से ही विदित होता है कि हम इतिहास आपका जनरल स्टडीज पार्ट नहीं बल्कि ऑप्शनल पार्ट का इतिहास करने जा रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटना मुश्किल होता है, लेकिन जनरल स्टडीज और ऑप्शनल की जरूरत, उसकी आवश्यकता में थोड़ा फर्क होता है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि अगर जीएस में हमने तैयारी कर ली तो हमारा काम ऑप्शनल में भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? तो आप यूपीएससी के आप पूरे कार्यक्रम को देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि देखिए, जब अलग कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उसने बिल्कुल ही इस बात को कहा था कि ऑप्शनल को एलिमिनेट किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसने इसको डिसअप्रूव किया। उसने कहा कि ऑप्शनल को रहने दिया जाए और इसकी वजह यह मानी जाती है क्योंकि नॉर्मली मानते हैं कि जनरल स्टडीज के पेपर में क्लास 12 तक के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होना चाहिए। व्यावहारिक रूप में चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति थोड़ी वीक है, यहाँ हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है, इसलिए व्यावहारिक रूप में वो बहुत कम हो जाता है और भी सॉरी बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि क्लास 12 के स्टैंडर्ड को भी बच्चों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस प्रकार से उस फार्मूला पर पढ़ाई हो नहीं पाती स्कूल और कॉलेज में।
लेकिन हाँ, जहां तक ऑप्शनल का सवाल है तो उसमें आपकी बिल्कुल ही इस बात की ओर संकेत किया गया है, उसके गजट में भी इस बात की चर्चा की गई है कि वह ग्रेजुएशन से थोड़ा ज्यादा और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा कम स्तर होना चाहिए, समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड समथिंग लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मतलब आपको ऑप्शनल वाले पेपर में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप एक खास प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें, तभी आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हम एक दो क्वेश्चंस की भी चर्चा आपके सामने करेंगे और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2020 के क्वेश्चन की ही चर्चा करके इसे सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। अब पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय में, क्योंकि आपको बाकी तो जनरल स्टडीज का पता है, पूरे 4 पेपर होते हैं, इतिहास वैकल्पिक विषय में आपके 2 पत्र हैं। जो पहला पत्र है, प्रथम पत्र, उसमें 2 खंड हैं और द्वितीय पत्र में भी 2 खंड हैं। तो प्रथम पत्र के पहले खंड में प्राचीन भारत का इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री, और उसके दूसरे खंड में मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मिडिवल हिस्ट्री। आपके प्रथम पत्र के प्रथम प्रश्न मैप का प्रश्न है, जो पूरे 50 अंक का है और पूरा पेपर 250 अंकों का है, 250। तो पहला क्वेश्चन 50 जो मार्क्स के हैं वो मैप के क्वेश्चन है, और उसमें आज 20 प्लेसेस वो प्लॉट करके देते हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, बट इट इज स्लाइटली हार्ड नट टू क्रैक। मतलब आपको अगर 20 प्लेसेस हैं तो आपको ये लगेगा भाई इसने प्लॉट कर दिया, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस आइडेंटिफाई करने में उन्होंने एक बड़ा चैलेंज रखा हुआ है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द चैलेंज एज वेल। वो क्या है? तो देखिए, एक्चुअली वो जो 20 प्रश्न आप देख रहे हो उसको आइडेंटिफाई करने का एक विशेष तरीका है जिसकी चर्चा हम करेंगे, और जो मेरा मैप का बुकलेट है उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जैसे उस पर मैं बाद में आता हूं। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन इससे होने हैं, लेकिन क्वेश्चन का साइज कम है, 200 वर्ड्स के नियरली मानकर चलें। हालांकि उन्होंने ऐसा बांटा नहीं है, हम मार्क्स बाय 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स इस तरह से डिवीजन करते हैं। तो उसी के अनुकूल आप सब संख्या को थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कर सकते हैं उनके स्टैंडर्ड को देखते हुए। लेकिन अमूमन अगर आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 200 वर्ड्स में, और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है या 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको अगर आप 150 वर्ड्स में भी लिखते हैं तो वह चलेगा, उसमें कोई समस्या ऐसी नहीं। लेकिन 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्वेश्चन नंबर 3 और 3 क्वेश्चन नंबर 4, तो टोटल आपके इधर 9 क्वेश्चंस हुए, मैप के क्वेश्चंस हुए। फिर आपका मध्यकालीन भारत में आपके फिर 4 क्वेश्चंस हुए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंपलसरी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 5 शॉर्ट नोट्स हैं, और उन 5 शॉर्ट नोट्स कंपलसरी शॉर्ट नोट्स से आपको लिखना है। हमें याद है एक समय था कि वो टोटल वो 4 शॉर्ट नोट्स पूछते थे, उसमें 3 लिखना होता था, लेकिन अब 5 के 5 कंपलसरी है, 150 वर्ड्स की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में 3-3 क्वेश्चंस है, तो 9 क्वेश्चंस ये हुए, टोटल 9 क्वेश्चंस ये हुए, और 5 क्वेश्चंस कंपलसरी जो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है, तो टोटल 14 क्वेश्चंस इधर हो गए, और उधर टोटल क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन ये टॉपिक नंबर 2, 3 और 4 में अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें 3-3 क्वेश्चन और एक मैप का क्वेश्चन। लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने, आपको टोटल उसमें 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसमें 2 आपके कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर बाकी क्वेश्चन से आपको 3 और लिखने हैं। इसका मतलब है आप किसी एक खंड से 2 क्वेश्चंस लिख सकते और किसी एक खंड से 1 क्वेश्चन। कई बार बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें मेडिवल से 2 क्वेश्चन लिखना है, एंशिएंट से 2 लिखना है, और उनसे दूसरे वाले से हमें 1 लिखना है। लेकिन वो आप यहां डिसाइड ना करें, प्लीज लीव इट टू द सिचुएशंस इन एग्जाम हॉल। कि आप तैयारी तो सभी कर रहे हैं, क्योंकि आज सिलेक्टिव स्टडी कोई करता है तो रिस्की गेम ही है, तो उसमें वहां पर जाके डिसाइड होगा कौन किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो दैट्स बेटर। तो टोटल मिला के फर्स्ट पेपर में आपको एक मैप का क्वेश्चन करना है, 5 कंपलसरी क्वेश्चन करना है, और 3 क्वेश्चंस और करने हैं, मतलब 9 क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल मिला के आपको 200 के वर्ड्स के 9 क्वेश्चन,
150 वर्ड्स के 5 क्वेश्चंस और एक कंपलसरी क्वेश्चन जो मैप का क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर में करने। दूसरा, जो दूसरा पेपर आपका है, वो दूसरा पेपर में आपका आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास है। उसके भी 2 खंड है। उसके प्रथम खंड में मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके दूसरे खंड में विश्व इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये अब उन दोनों की प्रकृति को देखिए, तो उसमें चूंकि मैप का क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें 2 कंपलसरी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का ही रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी खंड फर्स्ट में वही जो मैंने डिवीजन बताया उसी को आप दिमाग में रख लें कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चूंकि शॉर्ट नोट है तो 5 शॉर्ट नोट्स वो देते हैं जो कंपलसरी है। और वो एक बार तो हालांकि 2016 में उसे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने लगभग कंपलसरी कर दिया क्रिटिकल एनालिसिस। आलोचनात्मक मैं आपको बताऊंगा कि हर जगह आलोचनात्मक शब्द को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कई बार हम उसका आलोचनात्मक या समालोचनात्मक परीक्षण करने की स्थिति में नहीं रह पाते। तो अब आप देखें कि 5 के 5 आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसमें 5 कंपलसरी क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इसमें 3 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन लिखने हैं। फर्स्ट एंड 5th कंपलसरी है और शेष 3 क्वेश्चन है। तो सेकेंड पेपर में 5 कंपलसरी टोटल 10 और उसके अलावा 9 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस का मतलब 9 छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चंस 150 वर्ड्स के और 9 क्वेश्चंस 200 वर्ड्स के। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि आप टोटल 19 क्वेश्चंस है, लेकिन आप चिंता मत करिए कि भाई हिस्ट्री में हमें इतने क्वेश्चंस लिखने हैं। नहीं, दिस इज ट्रू ऑफ ऑल द ऑप्शनल्स। यहां कंप्लीट पैरिटी की गई है। बाकी जो ऑप्शनल्स हैं उनमें भी इतने ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिवीजन होता है। तो ये सभी के लिए। तो इसमें क्या है कि आपको 2 चीजों का बेनिफिट जो पहले हम लोगों के टाइम में मिलता था वो नहीं है। एक बेनिफिट था कि पहले लोग थोड़ा बहुत गेस वर्क कर लेते थे, अब है कि नहीं। यूपीएससी का तकाजा है कि भाई हिंदुस्तान के हमारे स्टूडेंट्स को इतना जानना चाहिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में आने के लिए या आईएएस जैसे रैंक को धारण करने के लिए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है। दूसरा उनका यह भी बल है कि बच्चों में थोड़ी मौलिकता हो, इसलिए क्वेश्चंस को बड़ा अनकन्वेंशनल टाइप से वो रखते हैं और यह सारे विषयों में है। तो क्या होता है कि बहुत बड़ा गैप हो गया है आपकी विश्वविद्यालयी शिक्षा में और सिविल सर्विसेज की तैयारी। आपने देखा होगा कई बार लोग इसको माध्यम की बात बताते हैं, लेकिन मैंने इसको कभी माध्यम का फर्क नहीं माना है। मैं ये नहीं मानता कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को किसी प्रकार की हीन भावना की ग्रंथि होनी चाहिए। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मतलब ये सही है कि चूंकि हमारे यहाँ एक प्रकार का जिसको आप लैंग्वेज डिवीजन कहते हैं, हमारे यहाँ वो समाजशास्त्रीय विभाजन है, वो एक तरह का सोशियोलॉजिकल डिवीजन है। क्योंकि एक खास प्रकार की इंस्टीट्यूट और संस्थान से जो निकले हुए बच्चे जिनकी स्कूलिंग वगैरह थोड़ी अच्छी होती है तो उनको अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज्यादा मिलती है। बाकी जो हमारी जो सामान्य शिक्षा है, जिसको आप कहोगे कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, वह ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में तो शुरू से ही लगभग फेलियर रहा है और अब तो स्थिति और भी लच्चर हो गई है। तो इस कारण से क्वालिटी वहां ना होने से इधर जब सिविल सर्विसेज है, आई थिंक स्मार्टेस्ट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन दैट सेंस कि वो पढ़ाते तो नहीं है लेकिन वह बेस्ट टैलेंट को सर्च करने की क्षमता रखते हैं, जो आपको मैप वाले क्वेश्चन में भी स्पष्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इस कारण वाकई में यह इंडिया का टॉप एग्जाम है और इसके लिए हमें टॉप तैयारी करनी है। तो चलिए, जीएस पेपर तो कंपलसरी है, उसमें सारे बच्चों को अपियर होना पड़ेगा। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर है जिसका स्टैंडर्ड लगभग ऑनर्स के लेवल का है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा कम है और ग्रेजुएशन से थोड़ा ज्यादा, तो उसमें आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। साइंस के जो हैं वो भी पहले 23 था, फिर 48 हुए। तो अब साइंस बैकग्राउंड के हैं वो भी ह्यूमैनिटीज पेपर को ही लेना पसंद करते हैं। तो उसमें जो 3-4 ऑप्शनल हैं, उन ऑप्शनल में भी हिस्ट्री एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल रहा है। और अभी से नहीं, आप कह सकते हो कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से इंडिया में सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुआ, तब से हिस्ट्री बहुत ही ऑप्शनल, बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल रहा है। तो पॉपुलर होने का इसका बहुत बड़ा फायदा भी है और थोड़ा बहुत नुकसान भी है।
फायदा यह है कि आपको हिस्ट्री विषय में जो कुछ फायदे आपको मिलेंगे वो अदर ह्यूमैनिटीज पेपर में नहीं है। जैसे कैसे? तो पहला पॉइंट, मैं आपको कुछ बोर्ड वर्क करके भी दिखाऊंगा, कुछ चीजें नोट डाउन भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले इसका बैकग्राउंड बता दूं। इसमें जो एक बेनिफिट है, वो एक बेनिफिट सबसे बड़ा यह है कि इसमें किसी बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं होती। आप साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, यू विल बी इक्वली कंफर्टेबल इन हिस्ट्री। ओके। दूसरा, हिस्ट्री में एक और दूसरा फायदा है कि आप, कुछ लोग बोलते हैं पाठ्यक्रम इसका बड़ा है। ठीक है, पाठ्यक्रम बड़ा दिखता है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं। बाकी ऑप्शनल में अगर थोड़ा सा पाठ्यक्रम आपको छोटा भी दिखता है तो मैं आपको बता दूं कि वो देखने में आपको छोटा लगता है, लेकिन जब आप उसका विश्लेषण करना शुरू करोगे तो भानुमति के पिटारे की तरह इन पैंडोराज बॉक्स टॉपिक से टॉपिक निकलते जाएंगे और आप अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील करोगे। तीसरी बात यह है कि पहला पेपर जितने भी ह्यूमैनिटीज के हैं वो थिंकर्स एंड थॉट के पेपर होते हैं। तो थिंकर्स और थॉट के पेपर का चैलेंज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। फिर आप हमें प्रश्न करेंगे कि सर इसमें भी तो मैप का क्वेश्चन है, जो चैलेंज है, लेकिन घबराएं नहीं। मैप का जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, वह तरीका आपको मैप की तैयारी को केवल सुगम ही नहीं बनाएगा, बल्कि ओवरऑल जो आपका इतिहास का प्रिपरेशन है उसे भी बहुत सुगम बना देगा। उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन बाकी जो आपके क्वेश्चंस, उसमें थिंकर्स एंड थॉट नहीं है। तीसरी बात यह है कि जनरल स्टडीज में हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मेंस परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में आपका जो प्रथम पत्र है उसमें लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो आपके मन में सवाल खड़ा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पॉलिटी के क्वेश्चन भी जो सेकेंड पेपर में हैं, या फिर जो बाकी जो सेगमेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में तो खैर कम क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी है, तो उसमें भी तो क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, होते हैं, ये सही है। एक बात आप गौर करके देखना कि मैंने जो जीएस के जितने भी पेपर्स देखे हैं, आप लोग भी अगर पेपर देखते होगे तो मेरी बात पर थोड़ा गौर करना कि बाकी पेपर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होना डायरेक्ट आवश्यक नहीं। वो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो करंट के इश्यूज होते हैं, जो चाहे वो पॉलिटिकल साइंस पृष्ठभूमि के हो या गैर पॉलिटिकल साइंस पृष्ठभूमि के हो, वो उस क्वेश्चन को, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन इतनी स्पेशलाइज पूछते हैं मुख्य परीक्षा में भी। एक तो मुझे हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है, दूसरा इंडियन सोसाइटी का। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब जीएस का क्लास लेता हूं तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इंडियन कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री वाले पार्ट से इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट को कवर करूं, दोनों पार्ट को मैं साथ साथ कवर करूं। क्योंकि उसमें क्या है, इंडियन सोसाइटी में सारे क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के तो बाकी हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी और कॉन्टेम्पररी वाले में कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि जिसमें इंडियन सोसाइटी वाले क्लेम करेंगे हमारा क्वेश्चन है और हम क्लेम करेंगे हमारा क्वेश्चन है। तो वैसे जो क्वेश्चन जिसको फेंस सीटर क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उसको हम छोड़ते नहीं, प्राय उसको कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री के माध्यम से भी कर डालते हैं। और ये दोनों पार्ट चैलेंजिंग है। इतना जीएस में कोई भी पार्ट के क्वेश्चन इतने चैलेंजिंग आपको नहीं दिखेंगे। आप गौर करके देखना, कल्चर के क्वेश्चंस हो या मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है कॉन्टेम्पररी के। तो विशेषकर कल्चर के क्वेश्चन, और कई बार तो कल्चर और कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री को जोड़कर पूछते हैं। तो ये हुआ, तो यहां हमें फायदा मिल जाता है क्योंकि स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है। दूसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा प्रीलिम्स में मिलता है। प्रीलिम्स में 2018 के बाद स्थिति यह हो गई कि पहले तो कम से कम 16 क्वेश्चन तो हिस्ट्री कल्चर के होते थे, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने 20 से 22 क्वेश्चंस कर दिए। इस बार 22 क्वेश्चंस हम काउंट करने से हमें होता है, अगर थोड़ा लिबरली काउंट करते हैं। वही हाल मैंने 2018 में देखा था। तो तकरीबन अगर आप हिस्ट्री वाले पेपर को देखेंगे तो हिस्ट्री वाले पेपर में आपको यह पता चलेगा कि देखिए ये क्वेश्चन आपको नॉन हिस्ट्री के बच्चे प्राय नहीं कर सकते, उसमें बड़ी दिक्कत आएगी। अब इसको मैं एक फार्मूला में बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अब मान लीजिए 22 क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो 10 क्वेश्चन कंफर्टेबली कर लेंगे। कंफर्टेबली का मतलब कि वो देखते के साथ ही चॉइस उनको दिख जाएगा, क्योंकि इस तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइट रिस्क लेके वह 5 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 15 क्वेश्चन तो हिस्ट्री का बच्चा कर ही लेगा।
उसको दिक्कतें आएगी तो 6 से 7 क्वेश्चन। उसमें जो थोड़ा सा और स्मार्ट थिंकर हैं वो थोड़ा सा और रिस्क लेंगे और 2 को और लपेट लेंगे, तो टोटल हिस्ट्री के बच्चे 17 क्वेश्चन कर लेंगे। और जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको 5 से 7 क्वेश्चन ही उसमें कर पा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसमें भी इतना स्पेशलाइज्ड होता है कि उतने, हम ये नहीं कहते हैं, नॉन हिस्ट्री के बच्चे भी काफी ब्रिलियंट होते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको उतना पढ़ने का फायदा नहीं है। अब आप ही बताइए, इस बार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था जैसे विदेशी यात्री में, क्या होता है कि अब जब मैं जनरल स्टडी में ही पढ़ाता हूं तो नॉन हिस्ट्री के बच्चों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हिस्ट्री इसका ऑप्शनल नहीं है, तो इनको कितना डेप्थ में ले जाऊं ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसा नहीं हम नहीं ले जा सकते हैं, इन कहीं उपकार के बजाय अपकार ना हो जाए, उन पर इतना लोड ना पड़ जाए कि बाकी सेक्शन का भी पार्ट उनका वीक हो जाए या उसके कारण वो पढ़ ना पाए, तो रुक जाना पड़ता है। अब जैसे विजयनगर के विजय, जब विदेशी यात्री में कौन कौन महत्वपूर्ण यात्री किसके समय आए और कहां से आए, इतना बताना ही मुझे मुश्किल लगता था। पहली बार ऑप्शनल की तरह पूछा कि भाई कौन सा विदेशी लेखक है जिसने कहा कि महिलाएं कुश्ती लड़ती थी, भविष्यवक्ता थी, दे वर एस्ट्रोलॉजर्स, दे वर द रेसलर्स, अकाउंटेंट का काम करती थी। ये नूनिज का स्टेटमेंट था और हम ऑप्शनल वाले को पढ़ाते थे जब तक ऑप्शनल में प्रीलिम्स होता था, तो 2010 तक, तो उस समय तक मैं स्वयं पढ़ाता था। अब जीएस वाले को लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि उनको ऑप्शनल की तरह पढ़ा डालें, वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर नेचुरली ऑप्शनल वाले एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे। और आप समझ सकते हो कि अगर 10 क्वेश्चन का फासला प्रीलिम्स में हो गया तो क्या प्रभाव होगा, जहां एक एक क्वेश्चन के लिए लोग संघर्ष करते। तो ये रोल आपका प्रीलिम्स में हिस्ट्री का आता है। अब मैं एक और भी बात आपको बताऊं कि ये तो हुआ इतिहास की सामान्य अध्ययन में प्रत्यक्ष भूमिका। तो प्रत्यक्ष भूमिका के बारे में तो बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इतिहास की अप्रत्यक्ष भूमिका भी होती है, उसकी भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। अब अप्रत्यक्ष भूमिका क्या है कि मुझे लगता है कि इतिहास के बच्चों को सामान्य अध्ययन के पत्र में एक नेचुरल एडवांटेज है, क्योंकि मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री उन्हें पढ़ाता हूं तो मॉडर्न से कॉन्टेम्पररी इंडियन हिस्ट्री पर आता हूं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कॉन्टेम्पररी इंडियन हिस्ट्री पर, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास से समकालीन भारत के इतिहास पर, तो वहां मैं उनको भारतीय संविधान का बैकग्राउंड, इंडिया एंड द वर्ल्ड का कई डेकेड्स क्लियर कर देता हूं। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसमें मेरी कोशिश होती है उनको नेहरूवादी आर्थिक मॉडल से लेकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तक की समझ उनको बन जाए, तो इतना बन जाता है, तो जब वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और वे जब इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ते हैं तो नेचुरल एडवांटेज उनका होता है। हिस्ट्री को कल्चर का तो क्वेश्चन बन ही रहा है, बाकी का भी बैकग्राउंड तैयार हो जाता है। दूसरा, अब रह गई विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पार्ट में हम वहीं पर इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब उनको इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल इकोनॉमी का एवोल्यूशन और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब अगर आप वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आपको दुनिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के उत्थान की सूचना मिल जाती है तो आपके लिए कितना लाभप्रद होता है। तो एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण विकसित करके पढ़ने की स्थिति में भी इतिहास काफी लाभप्रद नजर आता है। हमारे कई सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जिनसे जब हमारी बात होती है तो वो हमेशा यह हिंट हमारे सामने देते हैं कि सर हिस्ट्री होने की वजह से हमें जीएस में परेशानी नहीं हुई। तो हम यह नहीं कि आप स्वयं आजमा कर देखेंगे। अब देखिए जनरल स्टडीज में भी जो मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को लगभग कोविड-19 तक, मतलब हिस्ट्री, चलिए भाई हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को ही पढ़ाया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद जो एवोल्यूशन, अब देखिए आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर कोल्ड वॉर तक आप पहुंच जाते हो। तो कोल्ड वॉर के एंड के बाद तब आता है ग्लोबलाइजेशन का एरा। फिर मुझे थोड़ा लालच हो जाता है कि 1-2 डेकेड, 1-2 क्लास और लगेंगे, इनको कम से कम स्टडी मटेरियल देके वर्तमान काल तक ला दूं तो इनका फायदा इनको ये मिलेगा कि ये कम से कम उन चीजों से जुड़ पाएंगे। तो
मैं यही कोशिश करता हूं, जीएस वाले में जीएस के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूं, जैसे दृष्टि से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो वहां के बच्चों को मैंने यही पेडागोगी चेंज की और मुझे लगता है कि इसका लाभ साल 2 साल में मिलने लगेगा, क्योंकि यूपीएससी में जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो नॉलेज स्कार्सिटी की हो रही है। जहां तक राइटिंग का सवाल है, तो राइटिंग का भी टर्न आता है जब अब खास प्रकार का नॉलेज ग्रहण कर ले तो चलिए, ये तो हुआ हिस्ट्री के बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे। अब आपके मन में सवाल होगा कि कुछ हिस्ट्री का ऑप्शनल आप कैसे पढ़ाएंगे, उनके विषय में बताइए। मैं बहुत सुगम तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। पहली बात, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाते हुए एक बात समझाना चाहूंगा कि जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं प्रायः, तो आपके मन में बात होती है कि भाई हम, जैसे कई बच्चे सवाल करते हैं, आप लोग जो ऑप्शनल वाले हो तो थोड़ा बहुत ज्यादा झुकाव रखते हो, तो हो सकता है ये क्वेरीज आपका इस तरह के डाउट पहले ही क्लियर हो जाए। लेकिन नॉर्मली सामान्य अध्ययन वाले बच्चे तो ये प्रश्न करते ही करते हैं कि सर, लोग कहते हैं हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। अब उनको मैं समझा नहीं पाता, कोशिश करता हूं, बहुत समझ भी जाते हैं, बहुत समझते हैं कि शायद अपने विषय का, अपने सब्जेक्ट का प्रचार कर रहे। मैं कहता हूं कि देखो, जिन्हें तुम फैक्ट्स कहते हो, वो फैक्ट्स इनफैक्ट उदाहरण होता है, एग्जाम्पल्स होता है। अब कोई अगर दूध छोड़ दे और जल निकाल ले, तो गलती तो जल निकालने वालों की है। जैसे आप ऐसे समझिए, आप जैसे कॉन्सेप्ट के रूप में लेते हो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में लोहे के उपकरणों का प्रयोग हुआ, जिससे उत्पादन अधिशेष की स्थिति आई। और एविडेंस के तौर पर देखते हो कि भाई जैसे एटा जिले से, जैसे जखेरा से लोहे के हल का फाल प्राप्त हुआ, जो दर्शाता है कि अब हल के फाल भी, जो प्लॉशेयर है, वो भी आयरन के बनने लगे। उससे गहरे स्तर पर जुताई संभव हुई और मध्य द्वार क्षेत्र में कृषि का प्रसार हुआ। तो ये जो मार्क्सवादी या बाकी विद्वान जो इस प्रकार की धारणा देते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट हुआ। अब कोई स्टूडेंट उठता है, जखेरा लोहे का फाल, वही उसके लिए इतिहास है। उसको यह एहसास नहीं होता कि लोहे का फाल केवल इतिहास नहीं है। लोहे का फाल तो एक माध्यम है जो परिवर्तन को दर्शा रहा है कि डीप स्तर पर जुताई होगी, उससे कृषि अधिशेष बढ़ेगा। कृषि अधिशेष बढ़ेगा तो उससे शिल्पों का विकास होगा, व्यापार का विकास होगा। फिर धीरे धीरे मुद्राओं का प्रयोग शुरू होगा, जिसको पंचमार्क कॉइन्स कहते हो। और फिर इतिहास में एक दूसरे नगरीकरण की अवस्था आएगी, जिसे आप प्रायः द्वितीय नगरीकरण का नाम देते हो। तो आप इस कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज कर देते हो और केवल जखेरा और लोहे का फाल, इसी को ध्यान में रखते हो, उसी को कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो कि अच्छा यहां पर, और कहते हो कि इतिहास में केवल फैक्ट्स ही फैक्ट्स है। तो मुझे लगता है कि उसका देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। अब ऐसी स्थिति में जब प्रीलिम्स के लिए भी अगर ऐसा पढ़ते हैं कोई, तो भी अवैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि जब आप आह्वान करोगे उस समय लोहे का फाल प्राप्त, लोहे का फाल आपको एग्जाम हॉल में ध्यान नहीं आएगा, बल्कि जखेरा की जगह आपको अतरंजी खेरा शब्द आ जाएगा। वो जखेरा एग्जैक्टली आपको तभी याद आएगा जब आपने उसको अवधारणा के साथ जोड़कर पढ़ा है। तो अवधारणा के साथ जोड़कर पढ़ने से फायदा होता है कि फैक्ट्स हमें नेचुरली याद रहता है, और फैक्ट्स याद रहने का फायदा होता है कि कॉन्सेप्ट भी याद आ जाता है। तो दोनों के बीच चोली दामन का संबंध है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। और इतिहास के अध्ययन का अर्थ है, तो अब आप लोग थोड़ा बहुत लिखना शुरू करें तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। इतिहास का अध्ययन, इतिहास के अध्ययन की विधि। चलो, अध्ययन की विधि देखने से पहले थोड़ा सा इतिहास की परिभाषा तो देख लें कि भाई इतिहास के अध्ययन की परिभाषा तो देख लें। तो ध्यान करिए कि इतिहास के अध्ययन का बल परिवर्तन पर होता है, परिवर्तन के अध्ययन पर होता है। मतलब जब भी आपके इतिहास के अध्ययन करना हो तो आप केवल परिवर्तन का अध्ययन करिए। मैं पूरे स्टूडेंट लाइफ में इस बात को समझने में बड़ा विलंब हुआ, क्योंकि हम इतिहास में जो परंपरा बनी हुई थी अध्ययन की, उसमें लोग बिना किसी स्कीम के ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिवॉल्व करने की कोशिश करते थे।
तो उससे क्या होता था और कंफ्यूजन बढ़ता था। मुझे थोड़ा लेटर स्टेज में मैंने इसको एक तरह से डेवलप किया कि नहीं, हमें परिवर्तन को अगर एक वाक्य में पूछे कि अच्छा ठीक है आप बताइए कि इतिहास के अध्ययन का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा भाई परिवर्तन का ज्ञान कर लीजिए। और परिवर्तन का जब आप ज्ञान करते जाएंगे तो पहली बात यह है जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री जो घटना 5000 वर्ष पहले घटित हुई, 4000 वर्ष पहले घटित हुई, उसका तो कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई आई विटनेस नहीं है। तो उसके लिए आप सोर्स का स्टडी करते हो, तो सोर्स से संबंधित एविडेंस लेते हो, यहां यह मिला वहां वह मिला, तो फैक्ट तो नेचुरली आपको आ जाता है। दूसरी बात, आप जब परिवर्तन बताते हो तो उसमें स्थान, घटना, उपकरण, इसका एविडेंस देते हो, तो उससे आपका फैक्ट्स भी साथ साथ आता जाता है। तो क्या होता है कि आप मेनली करते हो परिवर्तन का अध्ययन, और परिवर्तन का अध्ययन के क्रम में जो प्रमाण देते हो वही प्रमाण तथ्य होता है। तो अब इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। लिखिए, इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। इतिहास के अध्ययन का अर्थ है, जैसे चूंकि आज आपका ऑनलाइन मैंने ऑफलाइन से आज भर के लिए सेपरेट किया हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे मोमेंटम पता नहीं चलेगा कि किस मोमेंटम में मैं आपको डिक्टेट कराऊं। लेकिन जैसे कल से जब आप ऑफलाइन के साथ रहेंगे तो ऑफलाइन वाले बच्चों की गति को देखते हुए मैं अपनी गति को रखूंगा, तो आप भी उसके साथ साथ नोट करते जाओगे। तो इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। अब ये जैसे आपने लिख दी परिभाषा, तो आप कहोगे भाई परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित कैसे करें, क्योंकि अगर इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, आज मैं आपको केवल फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करता हूं, क्योंकि दोनों पेपर की रणनीति बनाना एक क्लास में संभव नहीं है। कल मैं आपको द्वितीय पत्र की रणनीति में कल बताऊंगा, आज मैं केवल प्रथम पत्र की। और मैं आपको बताऊं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि अभी प्रथम पत्र ही ज्यादा चैलेंजिंग बच्चों को दिख रहा है। द्वितीय पत्र एनी हाउ है, उतना ही स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर सबसे अधिक उन्हें दिक्कत होती है तो प्रथम पत्र में ज्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए प्रथम पत्र की ही चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पेपर और कल मैं द्वितीय पत्र कॉमन क्लास के साथ आप लोगों का कवर करूंगा। तो अब देखिए, आप कहेंगे भाई प्रथम पत्र में ही हम देखते हैं तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत मतलब शुरू होती है प्री हिस्ट्री से, ईसा के लाखों वर्ष पूर्व पूरा पाषाण काल से, और ये समाप्त होता है मुगल काल तक। तो इतने बड़े क्षेत्र में हम परिवर्तन के तत्वों को कैसे रेखांकित करें? तो इसका सामान्य सा मैंने फार्मूला पहले अपनाया है, पहले देखिए। हाँ, अध्ययन के क्रम में इतिहास को, विधि में मैं बता रहा हूं, बल्कि मैं पहली विधि बता रहा हूं। अध्ययन के क्रम में इतिहास को विभिन्न खंडों में विभाजित करना, विभाजित करना। अब चलिए इसको विभिन्न खंडों में विभाजित करते हैं। तो कितने खंडों में बांटे, पहले हम खंड में बांट लेते हैं और फिर इसके साथ रणनीति बताएंगे। तो प्रथम खंड में हम आते हैं पूरा पाषाण काल, नहीं सॉरी, पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल।
पूर्व ऐतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक फेज, सॉरी, प्री हिस्टोरिक फेज, प्री एंड कीप द शट द डोर, प्री हिस्टोरिक फेज, नहीं डोर बंद करो ना, प्री हिस्टोरिक फेज एंड प्रोटो हिस्टोरिक फेज। तो इसको दो पार्ट में आपने बांट लिया, प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, कॉमन क्लास में बताऊंगा, अभी आपको जिज्ञासा होगी भाई ये प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक का क्या चक्कर है। तो अमूमन इसके दो क्राइटेरिया माने जाते हैं। एक क्राइटेरिया यह है कि जिस काल के अध्ययन के लिए, चूंकि आप जब अध्ययन करते हो तो आपके दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। तो इतिहास के अगर 99% से ऊपर भाग के लिए कहोगे तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। अब मानव की गतिविधियां लाखों वर्ष पहले शुरू हुई और आपका साहित्य का समर्थन 6ठी सदी से पूर्व से मिलता है, तो 600 वर्ष ये और 2100 वर्ष अगर जोड़ लो तो लगभग 2600-2700 वर्षों का इतिहास ही हम साहित्य के माध्यम से जानते हैं। बाकी लाखों वर्ष का इतिहास हम केवल पुरातत्व के माध्यम से जानते हैं। तो जिस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो उसे कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का क्राइटेरिया बताया जाता है कि जिस काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हों परंतु उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। उस क्राइटेरिया पर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आ जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पास एक लिपि तो है परंतु उसे पढ़ी नहीं गई, और वैदिक सभ्यता के पास भाषा है, मतलब उन्होंने वैदिक साहित्य तो लिखा लेकिन जो वैदिक वांग्मय है, जो वैदिक लिटरेचर है, वह लिखित नहीं मिलता। बहुत बाद 11वीं सदी में उसका पहला साक्ष्य मिलता है लिखित होने का। तो कुल मिला के दोनों का में कोई ना कोई अपूर्णता है। तो 6ठी सदी से पूर्व से हम ऐतिहासिक काल कहते हैं जब साहित्यिक साक्ष्य भी मिलने लगता है और उसका पुख्ता प्रमाण भी मिलता है, साथ ही विदेशी साहित्य भी उपलब्ध हैं। तो फिर उसके आधार पर जैसे सिकंदर के इतिहासकारों ने लिखा है। दूसरा क्राइटेरिया है कि जब से एग्रीकल्चर का प्रयोग हुआ, कृषि की शुरुआत हुई, तो आद्य ऐतिहासिक काल माने तो नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल भी उसी क्राइटेरिया पर आ जाता है। चलिए उतना हम डिटेल्स में यहां नहीं जाएंगे, यहां पर बताना चाहेंगे कि जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो इस टॉपिक में हमारा आता है पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और महापाषाण काल। तो इतने टॉपिक को हम एक खंड बनाते हैं क्योंकि इनके अध्ययन में हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता है। अब देखिए हम इसको समग्र रूप में इसलिए लेना चाहते कि मुझे लगता है जो अगर कोई चीज आप अकेला पढ़ोगे, जैसे कई बच्चे हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे उसके पीछे नहीं जानेंगे, उसके आगे नहीं जानने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के साथ भी आप जस्टिस नहीं कर पाओगे जब उसके पीछे वाले पार्ट को, उसके आगे वाले पार्ट को, दोनों को जब जोड़ कर पढ़ोगे तो सही चीजें आती है। अब जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले बताऊंगा जलवायु संबंधी परिवर्तन, फिर तकनीकी परिवर्तन, फिर जीविकोपार्जन में परिवर्तन, फिर सामाजिक संरचना में परिवर्तन, फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, और इन सबको लेते चले जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में डिटेल्स में थोड़ा जाएंगे और बाकी में थोड़ा सा संक्षिप्त रहेंगे। लेकिन ये पूरा परिवर्तन अगर कोई आपको हड़प्पा सभ्यता का विकास पूछे या हड़प्पा सभ्यता का पतन पूछे या व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, समझा सकते हो। तो पहला खंड इस तरह हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पहला खंड का पहली विधि है चेंजेज, जैसे ये पहला खंड हुआ, अब पहला खंड के बाद इसमें भी हम परिवर्तन का ज्ञान इसी तरह प्राप्त करेंगे। पहले खंड में हम परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, फिर हमारा आएगा द्वितीय खंड। अब द्वितीय खंड में हम कहां से शुरू करेंगे, तो वैदिक काल। अब ये वैदिक काल से शुरू होगा जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से होगा। फिर इस पूरे खंड में हम कितने टॉपिक को लेने जा रहे हैं जो मैं आपको
कॉमन क्लास में डिक्टेट करूंगा। वैदिक काल, फिर बुद्ध काल 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक 600 BC टू 400 BC, फिर मौर्य काल 400 BC यानी 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, फिर पोस्ट मौर्य पीरियड मौर्योत्तर काल, मतलब ये वैदिक पीरियड है, फिर मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल पोस्ट मौर्य पीरियड, और वह 200 BC यानी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, 200 BC टू 300 CE कॉमन एरा, फिर गुप्त काल 300 ईस्वी से 600 ईस्वी, अब ईस्वी में आप आ गए 300 C टू 600 C, गुप्तोत्तर काल 600 ईस्वी से 750 ईस्वी यानी 600 C टू 750 C, और फिर पूर्व मध्य काल 750 C से 1200, मतलब कि 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी। इस प्रकार से हम जब पूर्व मध्य काल तक पहुंचेंगे, आपके मन में एक सवाल होगा कि जब उसका नाम पूर्व मध्य काल है तो आपने पूर्व मध्य काल को इस खंड में क्यों रखा, ये तो केवल प्राचीन काल के साथ है। लेकिन पूर्व मध्य काल में जो परिवर्तन, जो उसका निर्धारण तो बाद में मार्क्सवादी विद्वानों ने किया है, तो पूर्व मध्य काल में अगर आपको परिवर्तन समझना होगा तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं जब पहले शुरू में बच्चों को अध्यापन किया था तो मैंने एक वर्ष प्रयोग करने की कोशिश की थी। जैसे प्राचीन काल के बाद मैं मध्य काल में जब कुछ बच्चों को बैठाया तो पूर्व मध्य काल में वो समझ ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने समझ लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चों को जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था तो एंशिएंट वालों को भी पूर्व मध्य काल तक दिया, और मेडिवल वाले को भी हमने पूर्व मध्य काल से शुरू किया, क्योंकि एंशिएंट वाले तो हमको पूर्व मध्यकाल दोनों से अटैच करना पड़ा, क्योंकि जो प्राचीन भारत के अध्ययन करने वाले हैं वो जब तक पूर्व मध्यकाल वाले पाठ को नहीं पढ़ेंगे तब तक वो प्राचीन भारत के परिवर्तनों की पूर्णता नहीं जान सकेंगे, और जो पूर्व मध्यकाल वाले हैं वो जब तक प्राचीन भारत के इतिहास का नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक उन परिवर्तनों को वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश यह होती है कि पूर्व मध्यकाल, कोशिश क्या मेरे इस पूरे एजुकेशनल करिकुलम में मैंने शामिल किया हुआ है कि पूर्व मध्यकाल को हमने प्राचीन काल से जोड़ा हुआ है। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी इसमें परिवर्तन के तत्वों को कैसे रेखांकित करें, तो इसका सीधा सा फार्मूला हमने दे दिया है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करने की विधि, परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करने की विधि। अब देखिए इसकी विधि क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका एक साधारण सा फार्मूला है, इसको हमने विभिन्न क्षेत्र खंडों में बांट दिया। राजनीतिक को फिर मैंने 2 उपखंड कर दिया। एक उपखंड राजनीतिक का मैंने किया, चाहे इसको पॉइंट फर्स्ट कर देता हूं, राजनीतिक ए, राजनीतिक विस्तार, राजनीतिक विस्तार, बी प्रशासन, ये राजनीतिक विस्तार और बी प्रशासन। दूसरा आर्थिक, आर्थिक में कृषि, शिल्प एवं उद्योग, शिल्प एवं उद्योग, व्यापार, शिल्प एवं उद्योग व्यापार, सॉरी व्यापार, इसमें और भी है, मुद्रा, मुद्रा व्यवस्था यानी मुद्रा का प्रचलन, और नगरीकरण। फिर आता है सामाजिक, सामाजिक,
सामाजिक में वर्ण एवं जाति विशेषकर सामाजिक संरचना पूरा, परंतु विशेषकर वर्ण एवं जाति महिलाओं शूद्रों एवं अछूतों की दशा। महिलाओं, शूद्रों एवं अछूतों की दशा। अछूतों की दशा। और तब चौथा आता है सांस्कृतिक। अब इस सांस्कृतिक में आपका ए धर्म एवं दर्शन, बी भाषा एवं साहित्य, सी विज्ञान एवं तकनीकी, शिल्प एवं कला। अब देखिए, तो अब जैसे हमने इतने पार्ट में बांट दिया, अब इतने पार्ट में बांटने के बाद अब मेरा कहना है कि अध्ययन की विशिष्ट विधि। अब अध्ययन की विशिष्ट विधि इसमें क्या लागू होगी, इसको कर देते हैं रोमन 1 में, अध्ययन की लंबवत पद्धति। अध्ययन की लंबवत पद्धति। और पॉइंट नंबर 2 में अध्ययन की क्षैतिज पद्धति। अध्ययन की क्षैतिज पद्धति, ये 2 है। अब देखिए, ये ऑप्शनल में थोड़ा सा ज्यादा गहराई में और जीएस में थोड़ा कम, लेकिन यह जो खास टेक्निक है चेंजेस के ज्ञान का, ये इतिहास पढ़ने वाले सारे बच्चों को जानना चाहिए। दैट इज द फाउंडेशन। क्योंकि जो इस तरीके से नहीं पढ़ेगा वो चीजों को कैसे याद रखेगा। सबसे बड़ी चुनौती यूपीएससी में याद रखने की है, क्योंकि इतना बड़ा आपका सिलेबस है यूपीएससी का। स्टेट सर्विसेज, क्योंकि हमारी जुबान पर यूपीएससी चढ़ा हुआ तो मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन यूपीएससी का ही पैटर्न स्टेट सर्विसेज ही फॉलो करते हैं। और दोनों को बच्चों को मैं कंबाइंड ही पढ़ाता हूं, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ सेम है। बल्कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन के आधार पर जब आप स्टेट का काम करेंगे तो आपकी वहां पर स्थिति और अधिक मजबूत होती है। आपने कहावत सुनी होगी, शेर के शिकार से लौटा हुआ शिकारी रास्ते में हिरन को भी नहीं छोड़ता है। वो बात यहां भी लागू हो जाती है। तो मतलब मैंने कुल मिलाकर आपको बताया कि अब ये पद्धति क्या है। जैसे अधिकतर जो केवल इतिहास की बात नहीं करते, अधिकतर जो सामाजिक विज्ञान पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं वो अध्ययन की सिर्फ इसी विधि को रखते हैं जिसको कहते हो लंबवत। लंबवत का मतलब किसी टॉपिक में घुसिए और उसको लंबवत उसी को बताते समझाते चले जाइए। और यूनिवर्सिटी में भी मैंने यह चीज देखा। और जब दूसरे टॉपिक पर आप आते हैं तो दूसरे टॉपिक पर आने के बाद पहले वाले से आपको कोई सरोकार नहीं रह जाता। हाँ, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्हीं को थोड़ा सा वो चारों तरफ थोड़ा सा इकोनॉमी, थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा हिस्ट्री, वो सबको जोड़कर कुछ स्टेटमेंट दे पाते हैं। कॉमन जो हमारे यहाँ जो पढ़ने और पढ़ाने की तकनीकी है का मतलब है हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता ठीक है। अगर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक आर्यंस के बीच परस्पर
अगर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक आर्यंस के बीच परस्पर संबंधों का सवाल है तो हाँ अवश्य पढ़ लीजिए। लेकिन अब आगे मौर्योत्तर काल में या गुप्त काल में क्या परिवर्तन है या सल्तनत काल में क्या परिवर्तन है, तो उसके प्रति लोगों को कॉन्शसनेस नहीं रह जाता है। इस कारण से याद नहीं रहता, तथ्य तो बिल्कुल याद नहीं रहता, कॉन्सेप्ट भी याद नहीं रह पाता। तो लंबवत का मतलब हुआ जैसे कोई टॉपिक विशेष आप पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक विशेष में जैसे हमने वैदिक काल से शुरू किया, तो वैदिक काल का पहले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में बांट लीजिए और उसको पहले लंबवत उसके सभी चीजों को आप क्लियर कर लीजिए कि कल को आपको वैदिक काल पर लिखना हो तो आपके पास तथ्यों की कमी ना रहे। लेकिन जब वैदिक काल से आप बुद्ध काल पर आते हो तो अब वहां से आपका अध्ययन की क्षैतिज पद्धति लागू होनी शुरू होती। कैसे? तो अब आपने जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जिस प्रकार का मैंने खंड बताया उसी तरह आपने बांटा हुआ है। तो फीचर्स तो आप ऑलरेडी जानते हो। उससे जब आप जैसे ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल में आए तो आप परिवर्तन को रेखांकित कीजिए और परिवर्तन के साथ ही उदाहरण आएंगे, उदाहरण तथ्य हो जाएंगे, परिवर्तन का ज्ञान अवधारणा या कॉन्सेप्ट रहेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में चलेगा। बुद्ध काल में आइए तो फिर वहां भी आप इसी तरह से खंडों में बांट दिया। अब वैदिक काल से बुद्ध काल के परिवर्तन का ज्ञान आपको हो जाएगा। फिर जब आप मौर्य काल में आए तो उसी प्रकार से खंडों में बांट दिया। फिर मौर्य काल से मौर्योत्तर काल में इस प्रकार का डिवीजन आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से तुलनात्मक रूप से आप परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित कर पाएंगे और एक युग से दूसरे युग तक बढ़ते हुए परिवर्तन के तत्वों को आप बता पाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप पूर्व मध्य काल तक पहुंचेंगे तो तब तक आपके क्षैतिज अध्ययन जो आपने किया है वो आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप वर्टिकल अध्ययन भी नहीं भूल पाएंगे। अब जरा आप सोचिए वो कितना मजेदार दृश्य होगा, वो कैसा आपको फीलिंग आएगी जब कोई आपसे यह पूछता है कि अच्छा चलिए धर्म पर जरा अपना विचार प्रकट कीजिए, धर्म के विकास को बताइए। तो आप वैदिक काल से शुरू करते हो, बल्कि पीछे अगर आपने खंड प्रथम किया हुआ तो हड़प्पा से भी शुरू कर सकते हो और आप उसको ले जाकर सीधा पूर्व मध्य काल तक दिखाते हो कि धर्म के क्षेत्र में अमुक अमुक विकास हुआ। वैदिक धर्म यह था, बुद्ध काल में यह परिवर्तन देखा गया, मौर्य काल में अशोका का धम्मा यह कॉन्सेप्ट लाता है, मौर्योत्तर काल में कैसे पुराण साहित्य लिखे गए, किस प्रकार से भक्ति अवतारवाद की अवधारणा आती गई, धर्म का लौकिक स्वरूप किस प्रकार डेवलप होता गया, गुप्त काल तक किस तरह मंदिरों में मूर्तियां, ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई और भक्ति अवतारवाद मूर्ति पूजा एक स्थापित पद्धति हो गई। वहां से आगे बढ़ते हुए आप जाते हो तो पूर्व मध्यकाल तक उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अलवार, नायनार संत, मतलब सबकी एक मिला जुला आपका कॉन्सेप्ट आएगा और दर्शन भी धर्म के साथ साथ इवॉल्व होकर चलता रहे। तो यह चीज सभी पर लागू होगी, यही बात कला पर लागू होगी, यही बात अर्थव्यवस्था पर लागू होगी, यही बात समाज पर लागू होगी। मुझे लगता है कि जो इस तरह देखना जानता है उसे किसी भी एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं। तो यह आप कहते हो कि मैं कैसे याद रहेगा, यही चीजें आपको याद रखेंगी और यही आपके कॉन्सेप्ट जिसको अवधारणा कहते हो उसको स्पष्ट रखेगा। तो यह पार्ट हो गया तो समझिए 70% आपको विषय में कॉन्फिडेंस आ गया। थोड़ा जीएस वाले को भी यह पद्धति अपनानी पड़ेगी, परंतु उनको उतना विस्तार में नहीं जाना पड़ेगा जितना ऑप्शनल वालों को जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो बातें मैं बता रहा हूं वो सोली ऑप्शनल वाले पर लागू होगा, उसको जीएस वालों को उनसे कोई वास्ता नहीं पड़ना है। जैसे इसके आगे बताता हूं। अब अध्ययन की विशेष पद्धति आपने देखा। अब आपका आता है नेक्स्ट वन, आता है अध्ययन की स्रोतों, अध्ययन के स्रोतों के ज्ञान पर विशिष्ट बल। विशिष्ट बल। एक मिनट, मुझे मैं थोड़ा सा आपसे 1 मिनट का समय मांगूंगा, क्योंकि मैंने पार्ट 2 आपको कवर किया है। मैं थोड़ा सा पार्ट 3 भी आपको बता दूं तो हमारा आज का चेंज का ज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं दूसरा वाले पहलू को लूंगा। तो पार्ट फर्स्ट आपने देखा, अब खंड तृतीय और तब मैं फिर दूसरी पद्धति बताऊंगा। खंड तृतीय, खंड तृतीय में आपका आता है उत्तर मध्यकाल।
इसमें आता है उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है सल्तनत काल, सल्तनत काल, और दूसरा पार्ट है मुगल काल। सल्तनत काल और मुगल काल। अब देखिए, अब इसमें मैं सिर्फ आपको परिवर्तन का ज्ञान कराऊंगा। पहले जैसे परिवर्तन का ज्ञान ऊपर कराया, ठीक यही पद्धति यहां अपनाते हैं। ये सल्तनत काल 750, जैसे आप देखोगे ये शुरू होगा, हाँ 752 ऑनवर्ड्स। पहले तो सिंध आक्रमण होगा, फिर महमूद गजनी का आक्रमण होगा, फिर मोहम्मद गोरी के द्वारा उत्तर भारत में, तो 750 से 1200 ईस्वी के बाद सल्तनत काल आपका शुरू होगा। अब जैसे ये सल्तनत काल आरंभ हुआ 750 से 1200 ईस्वी ये है, और फिर यहाँ से सल्तनत काल आरंभ हुआ 1200 ईस्वी से, और फिर तब 1526 में मुगल शासन की स्थापना होगी। लेकिन मुगल काल को ओपन एंडेड छोड़ दीजिए, मुगल काल कब समाप्त हुआ? मुगल काल को 1707 में समाप्ति आप माने, जैसा कि मुगल पक्षधर इतिहासकार बोलते हैं औरंगजेब की मृत्यु के साथ, या फिर 1757 में जैसा कि ब्रिटिश पक्षधर इतिहासकार बोलते हैं पलासी के युद्ध के साथ, या आप 1761 में शुरुआत मानेंगे जैसे मराठा पक्षधर विद्वान बोलते हैं, या फिर ऐसा भी तो संभव है कि आप इसे 1857 से बहादुर शाह जफर की समाप्ति से माने। तो ये अपने आप में थोड़ा डिस्प्यूटेड है, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मुगल काल तक आप आ गए, उसमें फिर इसी प्रकार से आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में डिवाइड कर लीजिए। सेम फार्मूला विभाजन का लागू होगा। राजनीतिक इतिहास फिर इसी तरह से सल्तनत काल आप आरंभ करेंगे, और सल्तनत में पहले कैसे एक राजवंश के बाद दूसरे राजवंश आए गए, साम्राज्य आया, क्या स्पेसिफिक शासक की उपलब्धि रही, और फिर वहां से आप प्रशासन में सल्तनत कालीन प्रशासन, और फिर अर्थव्यवस्था, फिर समाज, फिर मुगल काल वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपने सल्तनत काल को आरंभ समाप्त किया है। अब एक स्टूडेंट उठाएगा वैदिक काल, और वहां से मुगल काल तक वो सारे क्षेत्रों में परिवर्तन को क्षैतिज रूप में देखता चला जाएगा। और जब भी आप चाहोगे रिवाइज करना, तो रिवाइज आप लंबवत भी कर सकते हो, क्षैतिज भी कर सकते हो। तो यहां तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि वैकल्पिक विषय के बच्चों को सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये आपका एक तरह से पूरी मिट्टी बना आपको उपलब्ध करा देगी, जिससे आप आगे मूर्तियां बना सकते हो। अब इसमें क्या करना है, आगे हम कहां बढ़ने जा रहे हैं वो आपको बता। उसके बाद जो अभी नई परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अध्ययन के स्रोतों के ज्ञान पर, अध्ययन के स्रोतों के ज्ञान पर विशेष बल देना। अब देखो, अध्ययन के दो स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो विशेषकर प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत के इतिहास में सोर्सेस ऑफ स्टडी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शनल पेपर में, कि आपको आश्चर्य होगा कि जीएस पेपर में भी विदेशी साहित्य 2018 में पूछ चुका है। क्योंकि देखो, अब जो घटना प्राचीन काल में हुई, हजारों वर्ष पहले घटित हुई, उसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं, तो हम एविडेंस पर डिपेंड करते हैं। तो प्राय वो एविडेंस को आधार बनाकर प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं 2020 के प्रश्न की ही चर्चा करता हूं, तो आप क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा मुझे 1 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं। देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन आता है, जो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो 2020 का है। तो आप इसको ऐसे देखिए, यूपीएससी 2020। अब ये क्वेश्चन आपका इस वर्ष का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछता है उसको देखिए, कि मौर्योत्तर कालीन उत्तर भारत की मौर्योत्तर कालीन उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक
प्रमुख राजनीतिक वैशिष्ट्यों का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसके प्रमुख स्रोत क्या है? अब देखिए, ये 2020 का प्रश्न है, इस पर पहले आप नजर डालिए। मरणोत्तरकालीन उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक वैशिष्ट्यों का मूल्यांकन कीजिए। मतलब पहली क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको मेरा विधि नंबर प्रथम हल करेगा। जैसे अगर अचानक से कोई अगर आपस में जोड़ के लिंक करके ना पढ़े और सीधे मरणोत्तरकालीन प्रशासन को याद करने का प्रयास करे तो वह मुंह के बल गिरेगा। एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा, या याद आएगा तो थोड़ी बहुत, या सातवाहन याद आ रहा होगा तो नहीं। तो अगर आपको पता है, जैसे आपने अगर चेंजेज पढ़ा हुआ है ABC, तो ए का मतलब हुआ वैदिक काल, बी का मौर्य काल और सी का पूर्व मध्य काल। तो जब आप ए से बी पर जा रहे होगे तो प्रशासनिक केंद्रीयकरण बढ़ता जाएगा, और जब बी से सी की तरफ बढ़ोगे तो यहीं पर मौर्योत्तर काल है, भूमि अनुदान यहां से आरंभ होगा। यहां तुम देखोगे कि धर्म विजय की अवधारणा आएगी। धर्म विजय मतलब जब कोई महत्वपूर्ण शासक सातवाहन शासक होंगे या शक शासक होंगे या कुषाण शासक होंगे, वो भारतीय शासकों को पराजित करेंगे, उनको विस्थापित नहीं करेंगे, उनको अधीनस्थ शासक बनाकर रखेंगे। उससे क्या होगा कि एक राज्य के अंदर राज्य की स्थिति आएगी। फिर राजत्व का दैवीकरण यहीं से आरंभ होगा, जब राजा को देवता का उपाधि और स्तर प्राप्त होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे, इसके बाद अब राजा भारी भरकम उपाधियां लेना आरंभ करेंगे। तो आप अगर नेचुरल वे में चेंजेस को पढ़ा है तो क्वेश्चन का पहला पार्ट और दोनों मिलाकर तो लिखना है 200 वर्ड्स में। दूसरा पार्ट आपका आता है प्रमुख स्रोत। तो आपको, इसलिए मैंने अब इनोवेशन किया है आप लोगों के बैच में कि हर टॉपिक हमारा शुरू होगा अध्ययन स्रोत से। हर टॉपिक में मैं अलग अलग अध्ययन स्रोत आपको कवर करूंगा, जिसमें साहित्यिक और पुरातात्विक, ताकि जैसे पहले क्या करते कि एक ही बार पहले अध्ययन स्रोत शुरू में कवर कर देते थे। इस बार से मैंने पेडागोगी चेंज करना है और मैं दिखाऊंगा आपको कि अध्ययन स्रोत को डायरेक्ट हम इसी से जोड़कर कवर कर लेंगे। मतलब अध्ययन स्रोत हम धीरे धीरे चेंजेस का ज्ञान आपको कराते जाएंगे। और जैसे टॉपिक विशेष शुरू किया वैदिक काल, तो वही अध्ययन का स्रोत मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। तो पहला हमारा अध्ययन स्रोत से आरंभ होगा, फिर हम उसको खंड में बांटकर पूरे विस्तार से वर्टिकल स्टडी कर लेंगे। और जहां वो समाप्त होगा तो अध्ययन स्रोत पहले ही हमारा हो चुका होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रयत्न क्या होगा? अब जैसे अध्ययन स्रोत में देखो, तो कोई अगर इस काल में अध्ययन स्रोत की क्या विशेषता है, तो आपको 2-3 चीजें बड़ी नई जुड़ जाती है। अब राजनीतिक है तो राजनीतिक में राजवंश थोड़ा क्लियर होगा पुराणों से। साहित्यिक में पुराण इंपॉर्टेंट हो गया और मनु संहिता, जो जिसको मानव धर्मशास्त्र कहते हैं, साहित्यिक। पुरातात्विक आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भूमि दान पत्र, राजाओं के अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी शत बलश्री का अभिलेख। तो ये सब से आपको राजत्व की सूचना मिलती है। और इस काल में मुद्राओं भी प्रचुरता से उपलब्ध है। तो आप अगर सोर्स के बारे में केवल संकेत करते हुए निकल जाओगे तो अभी आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। लेकिन वो संकेत आप तब करेंगे जब आपको एग्जाम हॉल में याद रहेगा। तो यहां हमारी विधि यह बहुत अच्छे ढंग से आपको काम आ जाएगी। हाँ, अब इसके बाद हम आते हैं इतिहास लेखन पर। इतिहास लेखन, इतिहास लेखन देखो, मैं आपका क्लास जो रेगुलर क्लास शुरू करूंगा, आज तो मैंने फर्स्ट पेपर करना है,
कल में मुझे सेकेंड पेपर पूरा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि सेकेंड पेपर थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रोच खोजता है, इसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है, तो दोनों को एक साथ लेना मुश्किल होता, फिर जस्टिस नहीं हो पाता। उसके बाद में जो रेगुलर क्लास, चूंकि आपका प्रत्येक सैटरडे टेस्ट का होगा, लेकिन अभी तो टेस्ट लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी तो पहले आपको थोड़ा वर्केबल नॉलेज हो जाए। तो मंडे को जो मैं क्लास लूंगा तो मैं पहले आपको इतिहास लेखन से ही आरंभ करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे मैं इतिहास लेखन का ज्ञान प्रत्येक टॉपिक में दूंगा अलग अलग, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ने वाले को जब तक इतिहास लेखन की समझदारी नहीं होगी, तो मतलब आप यही समझ लें कि कुछ उसी तरह की बात है जैसे कोई ड्राइवर कोई सुपर हाईवेज पर जा रहा हो और उसके सामने ना तो कोई माइलस्टोन हो और ना ही उसके पास नेविगेटर, तो वो कैसे सुपर हाईवेज पर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाओगे, आप मेहनत करो बट फॉर व्हाट, विथ विच पर्पस। इतिहास लेखन का मतलब हुआ कि विभिन्न समूह के इतिहासकार, क्योंकि आप जब सोशल साइंस या मानविकी विषय पढ़ते हो तो नेचुरल साइंस की तरह यहां कभी भी कंसेंसस नहीं हो सकता, यह आप मानकर चलिए, कंसेंसस नहीं होगा। क्योंकि जब शुरू में हमारे इतिहास का अध्ययन शुरू किया, जिसे आप कहते हो प्राच्यवादी लेखक, उनको भी साम्राज्यवादी के अंतर्गत रखा जाता है, और फिर उसके बाद आए उपयोगितावादी लेखक, तो कुछ तो उनकी नासमझी थी, उन्होंने हमारे समाज, हाँ उन्होंने बहुत महान काम किए, हमारे बहुत सारे संस्कृति और इतिहास को उद्घाटित किया, उनके लिए उनको हम धन्यवाद भी ज्ञापित करें, ऐसा नहीं। लेकिन चूंकि दो काम उन्होंने किया, एक तो वह जब हमारे इतिहास का अन्वेषण कर रहे थे तो हमारे कल्याण के लिए कम, थोड़ी बहुत उनको जिज्ञासा भी थी, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें कहीं ना कहीं वो भारत का इसलिए भी अध्ययन करना चाहते थे ताकि भारत पर हम सुचारू ढंग, सुचारू का मतलब है कि अपने हित में हम भारत के प्रशासन का संचालन कर सके। तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी स्वार्थ तो उनका था। इसके अलावा एक चीज यह भी है कि बहुत सारी बातें वो हमारी नहीं समझ पा रहे थे। अब उन्होंने बर्नियर को आधार बनाकर, जो बर्नियर यहां से मुगल काल में गया, उसने जो लिखा हिंदुस्तान के बारे में, उसको आधार बनाकर उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में परिकल्पना कर ली, या मैक्स मुलर ने सिकंदर के विद्वानों को आधार बनाकर लिख दिया। तो कुछ तो नासमझी के कारण भी उन्होंने हमारे समाज और संस्कृति के अध्ययन को थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट किया। फिर उपयोगितावादी आए तो उनका तो इंटेंशन भी अच्छा नहीं था और व्यवहार भी अच्छा नहीं था। उन्होंने तो हमारे समाज और संस्कृति को एक तरह से धज्जियां उड़ा दी, कहा कि नहीं ये तो बहुत निकृष्ट है, पतनशील है, वगैरह वगैरह। तो उनकी प्रतिक्रिया में आए राष्ट्रवादी समूह के विद्वान। तो राष्ट्रवादी समूह के विद्वानों ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों से लड़ने के उत्साह में उन्होंने हमारी कुछ उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया। जैसे अपने समाज का आदर्श रूप लेना। अब देखिए, हम सर्वधर्म समभाव की जितनी भी तारीफ करें कम है, कि कम से कम पश्चिम की तुलना में हम खड़े होकर इस बात का ऐलान कर सकते कि हम धार्मिक मामले में जिसको आप कहते हो 12वीं सदी तक जिस खंड का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मतलब या प्राचीन भारत, वो उसने एक बहुत ही एक मॉडल स्थापित किया था। क्योंकि धर्म के नाम पर जिसमें यूरोप में, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में रक्त बहाया जा रहा था, उस समय भारत ने कोई धार्मिक कट्टरता जैसी चीज यहाँ के शासकों में नहीं थी। मध्यकाल में थी भी तो उनको बदलना पड़ा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल। तो खैर वो बातें तो अलग है। तो उसकी हम तारीफ करें, जितनी भी तारीफ करें, विशेषकर इस सर्वधर्म समभाव की, और जैसे हमारे बहुत सारे राजवंश ऐसे हैं जो एक ही साथ विभिन्न धार्मिक पंथों को संरक्षण दिया है, लेकिन हम इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जाति शोषण और महिलाओं का शोषण हुआ है? अगर हम इस पर आदर्श का मुलम्मा चढ़ाना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं रियलिटी से आंख मूंद लेते हैं। तो इस बात को उद्घाटित किया बाद में मार्क्सवादी समूह के विद्वानों ने। उन्होंने हमारे भारतीय इतिहास के अंदर जो रिफ्ट था, जो लूपहोल्स था, उसको भी उन्होंने बताया, और साथ में हमारे समाज का जो स्ट्रेंथ है उसकी भी चर्चा की। अध्ययन स्रोतों को भी ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से देखा। अब जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, अब हर्षवर्धन का अध्ययन आपको करना है, आप वान भट्ट को आधार बना लेते हो,
तो वान भट्ट को आधार बनाते तो वह तो ठहरा दरबारी लेखक, तो वो हर्षवर्धन की तो बहुत ज्यादा प्रशंसा करेगा। तो अगर वो हर्षा की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है तो आप उसको ज्यों का त्यों ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं तो आप तथ्यों से अलग हो जाते हो। तो आपको थोड़ा क्रिटिकली वान भट्ट को देखना होगा। तो मार्क्सवादी विद्वानों ने एक काम यह किया कि जब उन्होंने साहित्यिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया तो पहले यह पता करने की कोशिश की कि उसका जो स्रोत है, उसका जो लेखक है, उस लेखक का संबंधित शासक के साथ संबंध कैसा है। क्योंकि जब संबंधित शासक के साथ संबंध का ज्ञान आपको होगा तब आपको पता चलेगा कि यह लेखक कितना निष्पक्ष होकर लिख सकता है, यह लेखक भी कोई पक्षपातपूर्ण रवैये का शिकार है। तो यह महत्वपूर्ण काम किया। लेकिन फिर भी मार्क्सवादी विद्वानों का, जो मैं रेगुलर क्लास में बताऊंगा, एक कमजोरी यह थी कि उन्होंने वर्ग संघर्ष वाले फिनोमेना को कुछ ज्यादा तक खींच दिया। वर्ग संघर्ष से आशय है कि वो मानकर चले कि जो दो वर्गों के बीच जो सभी के पीछे आर्थिक कारण ही उत्तरदायी है, और कहीं ना कहीं जो आर्थिक शोषण है वही इतिहास में धर्म, दर्शन, संस्कृति सबका अवलोकन वो आर्थिक चश्मे से करने लगे। तो थोड़ा सा उसमें भी अतिवादिता आ गई। थोड़ा वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ एक्सट्रीमिज्म आया, इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म। तो बाद में आए संशोधनवादी लेखक। तो संशोधनवादी लेखक ने उसमें थोड़ा सुधारा उनके विचारों को, फिर उन्होंने दोबारा अध्ययन किया और अपने ढंग से उसको सुधारा। हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू, इस प्रकार से अब एक नया इतिहास लेखन आया है जिसने कहा है कि नहीं, महिलाओं, मजदूर, कमजोर वर्ग, उसका अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे राजन गुरुकुल जैसे लेखक हैं, डीपी अग्रवाल जैसे लेखक हैं, उन्होंने पर्यावरण जैसे कारक को भी इतिहास लेखन में जगह दी है। तो अब इतिहास लेखन का क्षेत्र ब्रॉड हो गया है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। मानविकी विषय में कंसेंसस हो ही नहीं सकता, सहमति बन ही नहीं सकती। जिस दिन उनमें सहमति बन जाएगी उस दिन उनका डेथ हो जाए। तो हम रास्ता आपको बताएंगे, बड़ा सुगम तरीके से आप निकाल दोगे उसको कि कहां स्टैंड लेना है, कैसे लेना है। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जैसे इतिहास लेखन का ज्ञान इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो जिसमें इतिहास लेखन की प्रत्यक्ष भूमिका है, मतलब बिना इतिहास लेखन के उस प्रश्न का उत्तर आप लिख ही नहीं सकते। और अधिकांश क्वेश्चन ऐसे हैं जहां इतिहास लेखन की अप्रत्यक्ष भूमिका है। मतलब उसमें आप अगर इतिहास लेखन का पर्सपेक्टिव आज की तारीख में मैं दावे के साथ कर सकता हूं, कोई हिस्ट्री का बच्चा अगर इतिहास लेखन और सोर्सेस का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है तो उसको कभी भी कम मार्क्स नहीं आ सकता, हमेशा उसका बेहतर अव्वल दर्जे से होगा। और मैं जो तरीके बता रहा हूं उस तरीकों को अपनाकर तुम ह्यूमैनिटी विषय का टॉपर भी हो सकते। इतिहास विषय में मार्क्स देने में कहीं कोई कोताही परीक्षक नहीं करते, उड़ेल कर मार्क्स देते, बशर्ते आप उनके कंडीशन को पूरा करेंगे। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट केवल यही होता है कि इतिहास विषय के मर्म को ही लोग समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं चलो एक किस्सा कहानी है, किस्सा गोई पद्धति है, इसमें हम घटना का, तथ्यों का अध्ययन करना है। नहीं, तथ्य उदाहरण है। अगर सही मायने में आपने विश्लेषण परक अध्ययन किया है तो इतिहास से बेहतर विषय नहीं हो सकता, विशेषकर इसलिए कि सामान्य अध्ययन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मतलब यह है, अब मैं आपको एक बात इस सिलसिले में बताना चाहूंगा कि जैसे इतिहास लेखन का जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप उसके साथ कुछ क्वेश्चंस का भी आंसर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आप डील कर पाओगे जिनको आप पहले कर ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण बताता हूं, अब देखो इतिहास लेखन के ज्ञान वाला एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये 2020 का ही क्वेश्चन है यूपीएससी का। उत्तर वैदिक कालोपरांत, उत्तर वैदिक कालोपरांत उत्तर वैदिक कालोपरांत
नगरीकरण की प्रक्रिया नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। कारकों की विवेचना कीजिए। अब इस प्रश्न को देखिए। उत्तर वैदिक कालोपरांत नगरीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अब इस प्रश्न पर अगर आप नजर डालेंगे तो पहले आपको विवेचना शब्द का मतलब निकालना पड़ेगा। विवेचना का मतलब होता है इंग्लिश में टू डिस्कस। टू डिस्कस का मतलब है किसी चीज पर या किसी मुद्दे पर जो उपलब्ध विचार है, उन विचारों को ध्यान में रखते हुए, उनको संज्ञान में लेते हुए फिर अपना मत प्रकट कीजिए। तो ये आपको संकेत कर रहा है कि ये उत्तर वैदिक कालोपरांत, जानबूझकर बच्चों को उलझाने के लिए, उत्तर वैदिक कालीन कालोपरांत का मतलब होता है पोस्ट वैदिक पीरियड, एंड पोस्ट वैदिक पीरियड का मतलब होता है बुद्ध काल, और बुद्ध काल में द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो मार्क्सवादी विद्वानों ने, जिसमें डीडी कोशंबी से लेकर आर्य शर्मा तक, लोहे के उपकरणों की भूमिका पर बहुत ज्यादा बल देते थे। लेकिन उस धारणा को डीके चक्रवर्ती ने चैलेंज किया, जॉर्ज आर्डोसी ने भी उस पर काम किया है, मक्खन लाल ने काम किया है। उस पर वैकल्पिक विचार मौजूद हैं जो मानकर चलते हैं कि नहीं, आरंभिक जो नगर थे वह मुख्यतः राजनीतिक केंद्र रहे हैं, धार्मिक केंद्र रहे हैं या आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं, महज लोहे के उपकरण उसमें प्रभावी नहीं रहे। तो अब ये दूसरे वाले विचार को भी, जो बाकी विचारक है, उनको ध्यान में रखते हुए फिर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो कि क्या बिना इतिहास लेखन के ज्ञान के इस प्रश्न को लिखना संभव है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हिस्टोग्राफी हमारा जितना भी टॉपिक शुरू होगा उसमें पहला होगा सोर्स से हम शुरू करेंगे, फिर हम आपको चेंजेज में पूरा खंड में डिवाइड करके विस्तार से वर्टिकल स्टडी करेंगे। उसके नीचे प्रत्येक टॉपिक के साथ मैं इतिहास लेखन के मुद्दे को डालूंगा। अब इसके बाद इसी, जैसे आपका जो खंड नंबर 2 है, उससे संबंधित आ जाता है मानचित्र का प्रश्न। तो बच्चों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है मानचित्र के प्रश्न का। मैंने इसका भी हल ढूंढ दिया है। जैसे देखिए, ये बुकलेट आपका मैंने कवर कर दिया है, जो अब आपके पास पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा। तो ये आपको मैप का मेरा विश्वास है कि दिस इज द बहुत ही आज की जो यूपीएससी के मैप के क्वेश्चन है उसमें यह सबसे रेलिवेंट पुस्तक सिद्ध होगी, क्योंकि मैंने इसको नई पद्धति से लिखा। 2012 के बाद जब यूपीएससी ने मैप के स्वरूप में परिवर्तन लाया था, क्या परिवर्तन लाया था मैं बता दूं। जैसे पहले वो 20 प्लेस पूछते थे और 20 प्लॉट करके ही देते थे, लेकिन उनका प्रश्न पूछने का तरीका होता था, वो नाम से प्लेस देते थे, वैशाली, उज्जैन। तो बच्चे प्राय 100 प्लेसेस या 120 प्लेसेस तैयार कर लेते थे और उनको रखते थे, और प्राय वही प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों से उनको कम से कम 14, 15 या 16 प्रश्न का उत्तर मिल जाता था, कई बार 17, 18 भी, और वो खुश हो जाते थे। 2012 में यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी में आपको बताऊं कि बड़ा स्मार्टेस्ट इंस्टीट्यूशन है और वो हमेशा स्टूडेंट्स की मौलिकता को सर्च करने का प्रयत्न करता है। तो उसने एक बहुत बड़ा इनोवेशन ला दिया। उसने क्या किया कि प्लेस के नाम छोड़ दिए, उसने उसको प्लॉट कर दिया और टाइटल दिया, एक सांस्कृतिक केंद्र, एक आर्थिक केंद्र, एक नगर, एक राजनीतिक राजधानी।
अब बच्चों को समस्या यह होने लगी, और वो प्लॉट करके भी देते थे, केवल आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, एक पूरा पाषाण कालिक स्थल, एक नवपाषाण कालिक स्थल, ईंट निर्मित मंदिर का स्थल, तो उसमें बच्चे प्राय उसमें मिस करने लगे, और फिर उनका कहीं ना कहीं मैथ में परफॉर्मेंस इधर खराब होना शुरू हुआ, अधिकांश बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का। हमने इसका हल इस बार ढूंढ कर रख दिया है, जो आप लोगों को बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और मेरा विश्वास है कि हिस्ट्री के बच्चे एक, और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको बनवाया है, इंग्लिश में भी है, तो उसमें सभी को सहूलियत हो जाएगी। मैं दोनों को पैरेलल में रखना चाहूंगा। तो इसमें देखिए, इस मैप में हमने क्या किया है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, अब जैसे ये बुद्ध काल का है, मैंने तो शुरू किया है बिल्कुल ही प्री हिस्ट्री से, ये पूरा बुकलेट बना हुआ है, और ये चला जाएगा पूर्व मध्य काल तक, जहां तक से आपके मैप पूछे जाते हैं। उसमें हमने इसको टाइटल में बांटा है। जैसे ऐतिहासिक काल का आरंभ का मतलब है बुद्ध काल, बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल, 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये है राजनीतिक राजधानियां, ये राजनीतिक राजधानियां, या राजनीतिक केंद्र है। तो जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ा रहा, उसी प्रकार से हमने मैप को डिवाइड कर दिया है। उसी सिलसिले में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, तो कुछ राजनीतिक केंद्र हैं। अब बहुत सारे राजनीतिक केंद्र, आर्थिक केंद्र भी है। ये तो अभी चल रहा आपका पार्ट 1B, मतलब राजनीतिक इतिहास ही विदेह तक। फिर आप देखिए टाइटल, ऐतिहासिक काल का आरंभ, भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण का मतलब ये सभी आपके आर्थिक स्थल है। लेकिन आप पीछे वाले मानचित्र पर आपने देखेंगे कि बहुत सारे स्थल का रिप्यूटेशन है। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक राजधानियां होने के साथ साथ नगर भी थे। तो अगर आपसे वो यूपीएससी में करते क्या है कि जगह तो मान लीजिए वो सेम दे देंगे, जैसे हस्तिनापुर ही दे देंगे, लेकिन एक वर्ष वो पूछ सकते हैं राजनीतिक राजधानी, और दूसरे वर्ष पूछ सकते हैं एक नगर। तो आपको वहां फ्लैश करना चाहिए कि हस्तिनापुर एक नगर ही नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक राजधानी ही नगर भी था। जैसे तक्षशिला वो प्लॉट कर देंगे, तक्षशिला को एक टाइटल दे देंगे राजनीतिक राजधानी, दूसरे वर्ष वो कह देंगे एक नगर। तो अब वहां पर आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि तक्षशिला एक नगर भी था। उसी प्रकार से देखिए, ये धार्मिक उत्थान और सांस्कृतिक केंद्र, जैसे वो आर्थिक था, ये सांस्कृतिक। अब इसमें आप देखोगे तो कुछ ऐसे प्लेसेस आ जाएंगे जो राजनीतिक में भी हो सकते हैं, आर्थिक में भी हो सकते हैं, और वो सांस्कृतिक केंद्र भी हो सकते हैं। और इसके बाद मैंने 2-2 पंक्तियों में इनका डिस्क्रिप्शन दिया है, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक एक प्लेस हमको आपको 6-6 जगहों पर मिलेंगे। क्योंकि बुद्ध काल में भी उसका महत्व है, आगे मौर्योत्तर काल में भी उसका महत्व हो जाता है, गुप्त काल में भी आगे हो सकता है, पूर्व मध्य काल में भी महत्व हो जाए। तो जितने युग में वो आएंगे उतने युग में, इसलिए आपको ये बुकलेट मोटा सा लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें एक एक प्लेस 6-6, 7-7 बार प्लॉट हुआ है। तो प्लॉट करने की चुनौती आपको एक ही बार झेलनी पड़ेगी। शेष केवल जैसे जैसे इतिहास का विकास होता जाएगा, वैसे ही वैसे आपका मैप का विकास साथ ही साथ होता जाएगा। प्रत्येक क्लास में जो मैं शुरू करूंगा, तो पहले सोर्स, फिर मैप, फिर राजनीतिक, फिर पहले सोर्स, और उसके बाद मैप, मैप के बाद राजनीतिक, उसके बाद आर्थिक, जब नगर की बात होगी वो फिर मैप, फिर सांस्कृतिक, कला केंद्र की बात होगी या धार्मिक केंद्र की बात होगी तो फिर मैप उसी के साथ। तो मैप आपके एजुकेशनल करिकुलम का हिस्सा होगा। उससे फायदा यह होगा कि जब आप मैप के माध्यम से आप टॉपिक का चेंजेज याद रख कर सकते हैं, और टॉपिक के चेंजेज की समस्या आप मैप के प्लेसेस को याद कर सकते हैं। यूपीएससी यही चाहता था, हमने उसकी यह चालाकी तार ली है। अब मैंने पकड़ लिया है कि यूपीएससी का क्या गेम प्लान था, वो क्या जानना चाहता है बच्चों से। और विश्वास करिए, मैप का ज्ञान आपकी पूरी लिटरेचर के ज्ञान को और भी आसान बना देगा, और भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को बना देगा। तो मैप को इस प्रकार से देखने की जरूरत थी, जो हमने इसको इजाद किया है। अब सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप कह सकते हैं, लास्ट का मतलब यह कि देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि चलो इतिहास में अमुक बुक पढ़ लिया, अमुक बुक पढ़ लिया, हुआ, ठीक है, हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं
कि जब आप कोई भी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो, कोई भी सोशल साइंस पढ़ते हो, तो क्या हुआ, विषय रुका हुआ है, वो तो रोज चल रहा, रोज बदल रहा, इंटरप्रिटेशन आ रहे। तो 3 सोर्स ऐसे हैं जो आपको सारे ह्यूमैनिटीज पेपर के लिए आवश्यक है, पेपर्स, जर्नल्स और बुक्स। तो मैं पेपर्स जर्नल्स के टच में तो रहता ही हूं, और इसके अलावा मैं लेटेस्ट बुक के टच में रहता हूं। जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने ये उपिंदर सिंह की बुक निकली है, कल्चर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। एंशिएंट हिस्ट्री में इसने जो इंटरप्रिटेशन कुछ बातों की दी है, इस बार मैं बच्चों के राइटिंग में उसको कोई ना कोई रूप में उसको पहुंचाना चाहूंगा। उसी प्रकार से बहुत सारे बुक निकलते हैं। रुद्रांशु मुखर्जी की मॉडर्न हिस्ट्री में 2-2 पुस्तकें निकली हुई है। अलग अलग स्कॉलर्स हैं, एक लॉन्ग लिस्ट है, मगर खोजूं तो इस वर्ष ही कम से कम 8 से 10 ऐसे पुस्तक निकले होंगे। बच्चे के हाथ पांव फूलने लगते हैं, आपको कम से कम डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक तरीका अपनाया है। जैसे लास्ट में जहां आपका इतिहास लेखन समाप्त होगा, उसमें सभी टॉपिक में नहीं, जिस टॉपिक में कोई नया दृष्टिकोण आया होगा उसको हम नीचे दे देंगे नवीन दृष्टिकोण, और इसको 2 पंक्ति में उसने जो कोई नई बात कहने की कोशिश की है वो प्लस लेखक का नाम। तो आप जिस समय एग्जाम हॉल में केवल इसका रेफरेंस दे दोगे तो परीक्षक गदगद हो जाएगा कि यार ये तो बहुत लेटेस्ट बच्चा है, इसको तो जरूर सिलेक्शन करना चाहिए। तो वो आपके इंप्रेशन को अच्छा करेगा। मुझे याद है कि एक स्टूडेंट मेरी थी जिसको, जैसे मैंने रशियन रेवोल्यूशन बहुत सारे बुक्स पर, वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने बहुत सारे बुक्स के रेफरेंस दे दिए थे। वो लिखती गई और बुक का रेफरेंस देती गई। आप बुक का रेफरेंस देते हो, हिस्टोरियन का रेफरेंस देते हो, तो वो बुरा नहीं होता है। कई बार मुझे आश्चर्य लगता है कि कई बच्चे इस तरह बोलते हैं कि हमें सजेशन दिया गया है किसी के द्वारा कि आप इतिहासकार का नाम मत लिखो। देखो, आप इतिहासकार का नाम नहीं लिखोगे और उनके विचार को तो आप लिख ही रहे, तो एक तरह का प्लेजरिज्म हो गया। अगर इतिहासकार का नाम लिखोगे तो और भी बढ़िया है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इतिहासकार का नाम लिखने से लोग बचते क्यों हैं? तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अब सवाल है कि पता चले कि इतिहासकार का हमने नाम कोट किया तो नाम याद ही नहीं आ रहा, फिर उनके नाम में गलत हो गई, पता चला कहा इरफान हबीब ने और कोट हो गया कि ये बात सतीश चंद्र ने कही, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, तो इसलिए लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे आप अवॉइड करें, क्योंकि आपको तो मैं हर चैप्टर में इतिहास लेखन का ज्ञान कराता जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक सैटरडे को आपका टेस्ट मैंने रखा है। पहले मैं 6 दिन क्लास लेता था, मैंने सोचा कोई नहीं 15-20 दिन बैच लेट हो जाए चलेगा, लेकिन बच्चों को सबसे पहले प्रशिक्षित करना है कि वीक में 5 डेज, क्योंकि उससे ज्यादा लेने पर उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर सेल्फ स्टडीज भी नहीं हो पाती है, टेस्ट भी नहीं। तो अब सैटरडे को हमारा 3 आवर्स का टेस्ट, क्योंकि हमारा टाइम तो होगा 8 से 11, तो आप उसमें टेस्ट दे लेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा कम आवर में, फिर आपका जब जैसे जैसे आपका अध्ययन बढ़ता जाएगा, मेरा एक R&D डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल आपको डील करेगा। जो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑफलाइन वाले की सारी सुविधाएं आपको है। आप भी हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। फर्क यह है कि आज आपने लेक्चर मेरा अटेंड किया, कल आपका क्वेश्चन आ जाएगा आज ही। मेरे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो कल हमें क्वेश्चन दे देगा, कल क्लास में लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। तो आप हमसे कम्युनिकेशन में हो, आप हमारे सैटरडे के टेस्ट में शामिल हो। अगर आपको ही ज्यादा बढ़िया मार्क्स हो हमारे क्लास के अंदर के बच्चों से, तो हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। हम दोनों का कंबाइन मेरिट लिस्ट बनाएंगे, आपका और उनका, हर सैटरडे को। और ये आपको कम से कम पढ़ने में और भी मोटिवेट करने का काम टेस्ट करेगा, बशर्ते आप टेस्ट में भागीदार बनो तो यही हमारी योजना है कि आज तो मैंने केवल प्रथम पत्र की पूरी रणनीति बताई। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब कल हमारा टारगेट है सेकेंड पेपर, लेकिन ध्यान रहे मैं कल ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों को साथ ही एड्रेस करूंगा। तो आज इतना ही। मैं फिर एक बार कहूं कि मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। चलिए प्रयास करिए, हम कोशिश करूं कि आप में से कोई ह्यूमैनिटी का टॉपर बने। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई सी यू।